हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और अपने-अपने एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आप लोगों का एग्ज़ाम प्रिपरेशन बेहतर हो, इसके लिए मैं भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ और इसी कड़ी में आज मैं आप लोगों से एमएचडी 2 बुक को डिस्कस करूँगा। इसका एक वीडियो सेशन पहले ही आ चुका है। आप लोग चाहे तो उसको जाकर के देख सकते हैं। उसमें मैंने 6-7 प्रश्न ही करवाए हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने उसके अंदर नहीं करवाया बिकॉज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और अभी भी ठीक नहीं है। ठीक है? फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम सही से हो, इसके लिए मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ। और ये एक छोटा-सा एडवर्टाइज़मेंट है कि आपको अगर चाहिए तो इनमें से ये सारी चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पर मिल जाएँगी और इसको प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पर मैसेज करना है व्हाट्सएप पर या फिर मेल करना है, ठीक है? आई होप इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है? ये सब कर चुके थे डिस्कस। ये भी हो चुका था, ये भी हो गया था। ये भी हो गया था, ठीक है? शायद 7वें नंबर प्रश्न से हम लोगों को डिस्कस करना था। मैथिली शरण गुप्त के काव्यों के विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, देखिए बात ऐसी है कि मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामनरेश त्रिपाठी और उसके अलावा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध, ये सब जो है ना कुल मिलाकर के नव जागरण काल के कवि या लेखक थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर मैंने जितनी भी बातें आप लोगों को भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बताई होंगी, वही सारी बातें इनके ऊपर भी लागू होंगी। जैसे कि इनके कविताओं, कहानी, महाकाव्यों में हमें राष्ट्रीय चेतना का भाव देखने को मिलता है। इनकी कविताओं, कहानियों, महाकाव्यों में सामाजिक सुधार का भाव देखने को मिलता है। उसके बाद आधुनिकता, पाश्चात्य प्रभाव को खत्म करने की कोशिश की गई है। साथ में उसके इन कहानियों, कविताओं में भी हमें आधुनिकता और पाश्चात्य प्रभाव देखने को मिलता है। इनकी भाषा शैली वगैरह जितना भी है ना, सब भारतेंदु हरिश्चंद्र से लगभग मैच करेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यही सारी बातें हैं जो कि इसमें भी डिस्कस करनी है। फिर भी मैं आप लोगों को शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत बातें जो है ना वो बता देता हूँ, जिससे आप लोगों का काम हो जाए। हालांकि कुछ भी क्वेश्चन आए, चाहे आपसे पूछा जाए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्यों की विशेषता बताइए, या फिर आपसे पूछा जाए कि मैथिली शरण गुप्त के काव्यों की विशेषता बताइए, या फिर आपसे पूछा जाए रामनरेश त्रिपाठी के काव्यों की विशेषता बताइए, तो सबका आंसर एक ही होगा। लगभग थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जो है ना वो देखने को, जैसे कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे वो ब्रज भाषा में लिखते थे, पर उसमें थोड़ा बहुत मतलब तद्भव शब्दों का मिश्रण था। इसके वजह से क्या था कि उनकी कविताओं, कहानियों, काव्यों में हमें जो है ना थोड़ी देसी भाषा देखने को मिलती थी, जो सभी पढ़ सकते थे। पर मैथिली शरण गुप्त के काव्य जो है ना थोड़ा एकदम तत्सम शब्दों से बने हुए हैं, जो कि एकदम हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेट मोड में बने हुए हैं, जो एकदम टाइट, जो कि सब मतलब पढ़ते सब थे, पर उसमें है ना प्रौढ़ता, एक एक कह सकते हैं कि एक एक क्लियरेंस जो है ना वो एक क्लैरिटी दिखाई देती है। ठीक है, तो यही सब है। थोड़ा बहुत अंतर हमें देखने को मिलता है, बाकी सब सेम है। ठीक है, अगर अगर आप लोग पहले नहीं पढ़े होंगे, पिछले वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है, तो मैं आपको एक छोटा-छोटा ओवरव्यू दे देता हूँ। आप लोग उसको देख लीजिए। एक व्हाइट स्क्रीन ले लिया हूँ मैं और ये वाला। ठीक है, सबसे पहले ये जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, नव जागरण काव्य के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये तो आप लोग समझ गए होंगे और इसको जो है ना हम कहते हैं क्या, आपको आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभिक चरण। ये बात भी आप लोगों को पता होगी, अगर नहीं पता है तो अभी जान लीजिए। प्रारंभिक चरण, ठीक है। और उसके बाद अब दूसरा कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं भारतेंदु युग। भारतेंदु युग, ठीक है, ये भी आप इसको कह सकते हैं। और साथ में इसको हम कह सकते हैं हिंदी नवजागरण काल। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ गए कि हम लोग नवजागरण काव्य के समय को क्या कहते हैं। अब आइए दूसरी बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, नवजागरण काव्य के बारे में इतना तो समझ गए आप लोग। अब देखिए इसकी विशेषता होगी ना कुछ। ठीक है, तो पहली विशेषता थी, इन सभी महाकाव्यों में हमें राष्ट्रीयता की भावना देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें हमें सामाजिक सुधार की भावना देखने को मिलती है। थोड़ा बहुत एरर हो सकता है लिखने में, ठीक है।
सामाजिक सुधार की भावना देखना, क्योंकि मैं यहाँ पेन टैब पे लिख रहा हूँ और ये थोड़ा जटिल होता है लिखने में, ठीक है, क्योंकि बहुत लिखना पड़ता है। मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है कि सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, मैं बस अंडरलाइन कर दूंगा। और फिर इसमें हमें जो है ना, इन काव्यों में हमें आधुनिकता का भी बोध देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्लियर है। चौथा पॉइंट हम कह सकते हैं कि भाषा शैली की आधुनिकता देखने को मिलती है। क्लियर है। और ये सब जो है ना, आधुनिक ये नव जागरण समय में जितने भी काव्य लिखे गए या जितने भी लेखक हुए, इन सब के काव्यों में ये विशेषता होगी, राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक सुधार की भावना, आधुनिकता का बोध और भाषा शैली की आधुनिकता, ठीक है। ये भाषा शैली में थोड़ा बहुत चेंजेज होगा, क्योंकि जैसे भारतेंदु लिखते थे ब्रज भाषा प्लस तद्भव, ठीक है, सब मिला के। वही अगर हम आगे बढ़े, आपको किसकी बात करते हैं, मैथिली शरण गुप्त, तो वो लिखते थे ब्रज भाषा प्लस खड़ी बोली प्लस तत्सम, ठीक है। तो यही थोड़ा बहुत भाषा शैली में चेंजेज होगा, बाकी अगर विशेषता पूछे तो सबको यही सेम लिखना, सबके बारे में, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। अब नवजागरण काव्य के बारे में हम थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ थोड़ा, ठीक है, ये वाला इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज करते हैं। अब इसके जो प्रमुख कवि लेखक वगैरह हुए उनके नाम में लिख देता हूँ, इसको मिटाओ भैया, यहाँ लिखता हूँ मैं। सबसे पहले और सबसे प्रमुख नामों में से एक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, ये सबसे मुखर नाम कह सकते हैं इसको, ठीक है। अरे भाई क्या लिख रहा हूँ मैं, हरिश्चंद्र, ठीक है। दूसरा हम कह सकते हैं मैथिली शरण गुप्त, क्योंकि ये सेकेंड इम्पोर्टेंट है। उसके बाद शायद सूर्यकांत त्रिपाठी, नहीं सॉरी, राम नरेश त्रिपाठी आएगा, ठीक है। त्रिपाठी निराला की बात आगे करेंगे हम लोग। उसके बाद आते हैं श्याम सुंदर दास भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, श्याम सुंदर दास। उसके बाद राम देवी प्रसाद भी आते हैं, ठीक है, आदि आदि। हालांकि ये जो तीन नाम है ये प्रमुख नाम है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इसकी चर्चा आपके बुक में भी की गई है और ये महत्वपूर्ण नाम है। तो अगर इनके काव्यों की विशेषता पूछी जाए तो सेम लिखना है, इनके भी काव्यों की विशेषता पूछी जाए तो लगभग सेम, इनके भी काव्यों की विशेषता पूछी जाए तो लगभग सेम। काव्य भाषा और काव्य शिल्प पूछा जाए तो लगभग सेम, सिर्फ काव्य भाषा में थोड़ा बहुत चेंजेज होंगे, बाकी सब कुछ लगभग सेम रहेगा, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब देखिए नवजागरण काव्य की थीम की बात करते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। ये इरेज हो गया, ठीक है, एक सेकेंड, ये हो गया इरेज। चलिए इसके बाद लिखता हूं मैं। तो थीम भी वही है, राष्ट्रीय चेतना को जगाने की कोशिश, ठीक है, पहली बात। राष्ट्रीय चेतना को जगाने की कोशिश का मतलब समझ रहे हैं, मतलब उस समय हमारा देश जो है आजाद नहीं था। दैट्स वाई कविता, कहानी, काव्य ऐसे लिखे गए जिससे लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति सम्मान पैदा हो, राष्ट्र के प्रति मोह भावना पैदा हो और लोग स्वतंत्रता के लिए क्या करें, तो आवाज उठाएं, साथ में सामाजिक जागरूकता की भावना, ठीक है। तीसरा हम कह सकते हैं आपको मानवतावाद को बढ़ावा दिया गया है, ठीक है। और चौथा कह सकते हैं प्रकृति और संस्कृति, ये जो है ना थीम थी। ये क्या लिख दिया, शायद ये गलत लिखा गया, ये है सही। प्रकृति और संस्कृतिवाद ये जो है ना थीम था, मतलब प्रकृति पर भी बहुत लिखा गया नवजागरण काव्य में और संस्कृति पर भी बहुत लिखा गया। क्लियर है, ये तो समझ गए। अब नवजागरण काव्य के प्रभाव की बात करते हैं। प्रभाव ऐसे ही लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, ये वाला लेता हूं, ठीक है। तो प्रभाव ये हुआ कि आपको साहित्य में प्रभाव हुआ, ठीक है, साहित्यिक प्रभाव।
खड़ी बोली जो है उस समय उतनी ज्यादा नहीं चल रही थी, तो खड़ी बोली की स्थापना में इसने योगदान दिया। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए दूसरा हो गया साहित्यिक प्रभाव के बाद हम बात करें सामाजिक प्रभाव। तो समाज में जागरूकता को बढ़ावा मिला। ठीक है, समाज में जागरूकता को बढ़ावा मिला। क्लियर है। उसके बाद राष्ट्रीय प्रभाव। राष्ट्रीय प्रभाव ये हुआ कि राष्ट्रीय प्रभाव स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन मिला। आंदोलन को समर्थन मिला। क्लियर है, इतना समझ गए होंगे। तो लगभग जितने भी लेखक होंगे उनके बारे में अगर कुछ भी पूछा जाएगा तो यही सब चीजें जो है ना लिखी जाएंगी। क्लियर है। आई होप इन सभी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको मैं हटा देता हूं, अब सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मैथिली शरण गुप्त के काव्यों की विशेषता बताइए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, काव्य की नवजागरण काव्य के कवि हैं या लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। उनके काव्यों की या नवजागरण काव्यों की विशेषता यही है कि राष्ट्रीयता की भावना थी। ठीक है, राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम की भावना। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचार करें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो मतलब ये कुल मिलाकर के उस समय के लोगों को कहा जा रहा है कि हम अंग्रेजों से पहले क्या थे, अब क्या होगा और आगे क्या होंगे। ठीक है, आओ आज हम लोग मिलकर विचार करते हैं इन समस्याओं के बारे में। ठीक है, मतलब यहाँ पर यही चीज है कि वर्तमान दुर्दशा पर क्षोभ, देश की गुलामी और दुर्दशा पर उन्हें गहरा दुख था और भविष्य के प्रति आशावाद थे कि उन्हें भारत के उज्जवल भविष्य का अटूट विश्वास था कि भाई आज आगे अभी समस्या है तो हम कल इसको ठीक कर लेंगे, आइए हम इस पर विचार करते हैं। ठीक है, भारतीय संस्कृति एवं नैतिक मूल्यों का चित्रण, ये भी उनके काव्यों की विशेषता थी। ठीक है, तो वो भी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। उन्होंने लिखा था मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा लिखा था उन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने नारी का चित्रण किया था जो त्याग और धैर्य की, पता है ये यशोधरा कौन है? ये बुद्ध की माँ नहीं, शायद पत्नी, बुद्ध की पत्नी ही थी शायद। एक सेकंड में एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। यही मुख्य नायिका थी जो यशोधरा में इन्होंने लिखा था। राम की शक्ति पूजा, इसमें भी एक सेकंड मेरे को याद नहीं आ रहा है, कर लेता हूँ कंफर्म। यस, यशोधरा भगवान बुद्ध की पत्नी थी। तो उन्होंने लिखा है। ठीक है, और उसके माध्यम से ऐसी नारी का चित्रण किया जो त्याग और धैर्य की प्रतिमूर्ति है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के भगवान बुद्ध तो यशोधरा को छोड़ के चले गए थे। मतलब एक्चुअल कहानी ये है कि भगवान बुद्ध की शादी हो गई थी। इन्होंने कुछ अजीब अजीब देखा था कि मृत्यु के समय कुछ लोग लेके जा रहे थे, कोई सन्यासी था वगैरह वगैरह, इन्होंने देखा था। तो ये इनको लगता था भाई कुछ कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। ये सत्य की खोज में क्या हुआ कि अचानक से रात को भाग लिए। भागे कैसे? अपनी पत्नी को सुला दिए और अचानक से अपना, इनका एक घोड़ा था और इनके घोड़ा का नाम भूल रहा हूँ मैं। ठीक है, और इनका एक सारथी था, इनको लेकर के ये आराम से निकल लिए और रात में निकले और आपको क्या कहते हैं वैशाली से भारत में एंटर किए और यहाँ पर इन्होंने मतलब कि अपने ज्ञान का अर्जन स्टार्ट कर दिया। तो इस बीच में क्या हुआ कि यशोधरा जो है ना इनको ढूंढवाती रही है। पुराने जमाने में क्या होता था कि महिलाओं पर थोड़ा रोक था तो वो लोग बाहर नहीं आ जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ना अपने गुप्तचर वगैरह भेजे, पूरे एकदम सभी जगह भेजे। तब फिर जा करके इनको पता चला कि हाँ भाई क्या कहते हैं भगवान बुद्ध यहाँ है। तो भगवान बुद्ध को संदेशा इन्होंने भिजवाया कि भाई आप आ जाइए। तो भगवान बुद्ध ने स्वीकार नहीं किया। तो यशोधरा कहती है कि मैं तो एक क्षत्रिय स्त्री हूँ, आप क्षत्रिय स्त्री तो युद्ध में जाते हुए अपने पति को एकदम विजय तिलक लगाकर भेजती है, ये जानते हुए भी कि वो जिंदा बचेंगे या नहीं। फिर तो आप सच के खोज में जा रहे थे, कम से कम मुझे बता के तो जाना था। उसके बाद क्या होता है कि फिर गौतम बुद्ध एक भी नहीं सुनते और अपने सत्य की खोज में निकल पड़ते हैं। और एट द एंड जब उन्हें सत्य का पता चल जाता है तो वो वापस जाते हैं। ठीक है, वापस जाते हैं अपने पत्नी के पास। तो पत्नी कहती है कि ठीक है,
इतना दिन तो धैर्य और त्याग रखे, तो आप बताइए कि आप मेरे लिए क्या लाए और अपने पुत्र के लिए क्या लाए, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मैं सत्य की खोज कर सत्य को लाया हूँ, और आज से ये मेरा बच्चा भी जो है ना, ये सन्यासी ही बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर यशोधरा की कहानी थी। तो यही है, आप लोग समझ गए होंगे। और उसके बाद है ऐतिहासिक और पौराणिक आधार। मतलब क्या है कि ऐतिहासिक और पौराणिक आधार मानकर क्या करते थे, तो मैथिली शरण गुप्त जो है ना अपनी कहानी कविताएं रचते थे, जैसे कि साकेत, ठीक है, राम कथा पर आधारित महाकाव्य जिसमें उर्मिला का चरित्र चित्रण अद्वितीय है। अब उर्मिला कौन है? लक्ष्मण की पत्नी है उर्मिला, ठीक है, लक्ष्मण की पत्नी। एक सेकंड, इसको भी क्रॉस चेक कर लेता हूं मैं, शायद इसमें भी कंफ्यूजन हो गया मेरे को। हाँ, लक्ष्मण की पत्नी ही है, राम की पत्नी सीता, और हाँ, यस, बिल्कुल, उर्मिला लक्ष्मण की ही पत्नी थी। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ये सब छोटी छोटी बातें क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, पता नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये देखिए, ये जो उर्मिला का चरित्र चित्रण है, या उर्मिला का जो चित्रण है, ठीक है, ये एक तरीके से ऐतिहासिक आधार पर इनके चरित्र का चित्रण किया गया, क्योंकि रामायण तो एक तरीके से एंशियंट इंडिया की कहानी है, ठीक है। पर इनका चरित्र चित्रण किया गया और वर्तमान से जोड़ा गया, ताकि लोगों को जो है ना जागरूक किया जा सके। इसी तरह यशोधरा की कहानी मैंने आपको बताई, ठीक है, यशोधरा की वेदना और आंतरिक शक्ति का मार्मिक चित्रण कैसे मैंने आपको बताया कि कैसे भगवान बुद्ध छोड़ करके निकल लिए थे, चले गए थे, ठीक है। और इसकी कहानी भी है, ठीक है, और आप लोग उसको पढ़े भी होंगे। और उर्मिला की कहानी भी एक तरीके से देखिए, राम के साथ तो सीता चल पड़ी, और उसके बाद राम को लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं भी चलूंगा, तो उर्मिला को छोड़कर वो चल दिए, और राम सीता और लक्ष्मण पूरे तरीके से जंगल में भरमते रहे। पर उर्मिला यहाँ घर में बैठी हुई लक्ष्मण के वियोग में मतलब जीवित रही जैसे तैसे, तो ये भी है, ठीक है। उसके बाद जय भारत, भारत के इतिहास का भी वर्णन इन्होंने किया है, ऐतिहासिक पौराणिक आधार को एक साथ जोड़ा है। विजय पर, महाभारत युद्ध के बाद की त्रासदी का वर्णन भी इन्होंने किया है काव्य कविताओं के माध्यम से। तो यही सब है, ठीक है। उसके बाद मानवतावादी दृष्टिकोण भी इनकी काव्य कविताओं में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। उदाहरण भी यहाँ दिया हुआ है पंचवटी से। उसके बाद नारी जागरण और एवं नारी शक्ति, ठीक है, नारी शक्ति सम्मान। अब ये तो मैं बताऊंगा, ये बताने लायक है ही नहीं, क्या ही बताऊं मैं, ठीक है। यहाँ पर एकदम आप क्लियर देख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया ना, यशोधरा का एग्जाम्पल दिया है ना, यहाँ उर्मिला यशोधरा सबका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, जिसमें आंतरिक संघर्ष, त्याग, वेदना, ठीक है। खड़ी बोली का सफल काव्य रूप में विकास। देखिए, चूंकि जब नवजागरण काल से पहले रीति काल चल रहा था, तो रीति काल के बारे में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। उस समय सभी लोग जो है ना भक्ति को ज्यादा प्रमोट कर रहे थे, ठीक है, और सगुन भक्ति कर रहे थे, ठीक है, जैसे कि तुलसीदास, सूरदास, ये सब जो है सगुन भक्ति। और ये सब जो है ना क्या कर रहे थे, तो ब्रज भाषा वगैरह का ज्यादा प्रयोग कर रहे थे, लेकिन ये भाषा थोड़ी कठिन थी, ठीक है। तो इसी वजह से सभी इसको पढ़ नहीं पा रहे थे, और सब तक इसकी पहुंच थी भी नहीं। तो क्या हुआ ना कि इस काल में, नव जागरण काल में, जितने भी कवि हुए, इन्होंने खड़ी बोली का सफलतम प्रयोग किया, और इस तरीके से इनकी काव्य की विशेषताओं में यह था कि खड़ी बोली का सफल काव्य के रूप में विकास हुआ, ठीक है। क्लियर है, इतनी बात समझ गए। अब ये जो विशेषताएं थे, जैसे तत्सम शब्दावली, छंद की विविधता, दोहा, चौपाई, सवैया, कवित, सोनेट आदि, ये सब देखने को मिलता। अलंकार योजना, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, देखिए ये सब है ना व्याकरण के टर्म्स हैं, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। छंद जो है ये आपको दोहा, चौपाई, सवैया, कवित, सोनेट। उसके बाद अलंकार, उपमा, रूपक, ये सब व्याकरण के टर्म है। ये सब मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप लोगों को इसके लिए हिंदी व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोग इसको समझ पाएंगे। तो खड़ी बोली के विकास में इनका अच्छा योगदान रहा। इनके काव्य की विशेषता में ये है कि इनके काव्यों से खड़ी बोली का सफल रूप में विकास हुआ। क्लियर है। उसके बाद आदर्शवाद और नैतिकता की शिक्षा इनके काव्यों के माध्यम से देखने को मिलती है हमें, ठीक है। प्रकृति का भी सजीव चित्रण इन्होंने बहुत अच्छा खासा किया था, ठीक है। क्लियर है। हालांकि कुछ कुछ लोग इनको है ना मतलब क्रिटिसाइज करते हैं, इनके काव्यों की कुछ सीमाएं भी बांधते हैं, कहते हैं कि इनके कविताओं में आदर्शवाद की अधिकता थी, भावना की तीव्रता का अभाव था, ठीक है, कहीं कहीं हृदय की जो सहज भावनात्मकता होती है उसका थोड़ा अभाव था, और तत्सम शब्द अधिक थे, तो ये थोड़ा एकदम जटिल हो जाता है, क्योंकि तत्सम जो है ना शुद्ध संस्कृत होता है, और संस्कृत अगर सबके बस की बात होती है तो आज संस्कृत जो है ना लुप्त होने के कगार पर नहीं होता। संस्कृत थोड़ा कलिष्ठ है, थोड़ा हार्ड है, इसी वजह से सब पढ़ नहीं पाते हैं। इसी वजह से ये जो तत्सम शब्दों की अधिकता थी, इनके काव्य को थोड़ा सा नीरस बनाती थी, ठीक है। क्लियर है, इतनी बातों को आप लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं।
अब निष्कर्ष क्या है ये तो मैं बताऊंगा या नहीं बताऊंगा, तो आप लोग समझ गए होंगे कि भारतीय इनका जो काव्य था भारतीय संस्कृति चेतना और राष्ट्रीय गौरव का महाकाव्य तक दस्तावेज है। ठीक है। उसके बाद युग संधि के कवि थे। इन्होंने भारतीय परंपरा और आधुनिकता के बीच सुंदर समन्वय स्थापित किया। क्लियर है, आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा। 9वां नंबर है हिंदी काव्य जगत में मैथिली शरण गुप्त जी के योगदान की चर्चा की थी। अब मैथिली शरण गुप्त जी ने क्या योगदान दिया हिंदी काव्य जगत में, अब मैं इसको बता रहा हूँ। हालांकि ये सब आप लोग जानते होंगे। सबसे पहली बात तो चूंकि सबसे पहले तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ठीक है। जो कि ब्रज भाषा का इस्तेमाल करते थे, थोड़ी बहुत खड़ी बोली का इस्तेमाल करते थे, लेकिन मैथिली शरण गुप्त ने खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया, इनकी प्रतिष्ठा बढ़ाई, जो कि मैंने आप लोगों को अभी ब्लैंक पेज में बताया भी था। ठीक है। राष्ट्रीय चेतना का सिंचन किया इन्होंने। ठीक है। उसके बाद ऐतिहासिक पौराणिक चरित्रों का पुनरुद्धार, जैसे कि मैंने आपको बताया यशोधरा का पुराना चरित्र है। ठीक है। उसके बाद उर्मिला का उद्धार, ये सब जो है ना इन्होंने दिखाया, ये सब बताया इन्होंने। उसका नारी चेतना का विकास, ये भी नैतिक और आदर्शवादी मूल्यों की स्थापना, महाकाव्यों की रचना, उसके बाद गद्य और पद्य के बीच सेतु का काम इन्होंने किया, प्राचीन गौरव का बोध करवाया, वर्तमान जो उस समय में जो दुर्दशा थी भारतीयों की उस पर इन्होंने क्षोभ जताया, मतलब इन्होंने अपना दुख प्रकट किया, भविष्य के प्रति आशावादी दृष्टिकोण इन्होंने अपना करके दिखाया। जो वो एक दो लाइनें थी ना, कल क्या थे आज क्या है आगे क्या होंगे आओ मिलकर विचार करें, सभी वही है। ठीक है। उसका उपेक्षित पात्रों को केंद्र में लाना, जैसे उर्मिला की चर्चा पूरे रामायण की कहानी जब चल जाती है तो कोई उर्मिला की चर्चा करता है क्या? नहीं करता है। पर इन्होंने उर्मिला को केंद्र में लाकर स्थापित किया और फिर उर्मिला के बारे में इन्होंने बताया। ठीक उसी प्रकार जब भगवान बुद्ध की चर्चा होती है तो क्या उसकी उनकी पत्नी की चर्चा यशोधरा की चर्चा कोई करता है? यशोधरा की चर्चा कोई नहीं करता, इतिहास में भी नहीं देखने को मिलता। मैंने जो आपको कहानी बताई ना वो भी किसी इतिहास के पुस्तक में जल्दी देखने को नहीं मिलेगी, पर वो कहानी सच है, वो कहानी नहीं है, वो एक सत्य है। तो ये भी केंद्र में ला करके इन्होंने खड़ा किया। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया ना, उर्मिला यशोधरा, मानवीय दृष्टिकोण को बढ़ाया, नारी के त्याग और वीरता को चित्रित किया, नारी का त्याग और वीरता, यही उर्मिला और यशोधरा बेस्ट एग्जाम्पल है। पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती, जो पुराना जो रूढ़िवादिता वाला था उसको इन्होंने चुनौती दी। साहित्य को चरित्र निर्माण का साधन बनाया, साहित्य के माध्यम से इन्होंने चरित्र निर्माण की भी कोशिश की। ठीक है, क्लियर है। अब इसकी विस्तार से चर्चा की गई है तो वो आप लोग देख लीजिएगा, इसमें बताने लायक कुछ भी नहीं है, वही चीजों को थोड़ा बहुत इलेबोरेट किया गया है और कुछ भी नहीं है। ये सब छोड़ दीजिए, ये सब आप लोग खुद देख लीजिएगा। एक सेकंड में ऊपर कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको देख सके स्क्रीन पर। ठीक है। खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया, एग्जाम्पल वगैरह दिया हुआ है। उसके बाद राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति की भावना का सिंचन, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ऐतिहासिक और पौराणिक आधार पर नवीन दृष्टिकोण, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये उर्मिला की कहानी। ठीक है, साकेत के रूप में। उसके बाद बुद्ध की पत्नी यशोधरा के रूप में। ठीक है, ये सब आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़े। नारी चेतना और नारी सम्मान का विकास। अरे भाई ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या, अच्छा ये वाला। अब देखिए, उसके बाद आपको क्या कहते हैं, खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया, मैंने बता दिया आपको। अरे भगवान, ये वाला था ना, ऐतिहासिक और पौराणिक आधार पर नवीन दृष्टिकोण, नारी चेतना और नारी सम्मान का विकास, नैतिक एवं आदर्शवादी मूल्यों की स्थापना, हिंदी काव्य धारा में सेतु का कार्य, तो ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया। अब है भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य भाषा और शिल्प के बारे में बताइए। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, फिर भी बता दे। काव्य भाषा की विशेषता, तो प्रधान भाषा के रूप में ब्रज भाषा थी। अरे भाई ये इतना बड़ा कैसे हो गया? ब्रज भाषा का प्रयोग इन्होंने किया, मैंने आपको बता दिया कि भक्ति काल और रीति काल की परंपरा से जुड़ी हुई थी। भक्ति काल और रीति काल मैंने आपको बताया ना, भक्ति कालीन परंपरा, रीति कालीन परंपरा के बारे में, सूरदास तुलसीदास वगैरह के बारे में। तो फिर ये जो ब्रज भाषा थी थोड़ी कठिन थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, अप्रचलित और कठिन शब्दों को त्याग कर सरल बनाया, मतलब आसान बनाया। तत्सम को क्या किया इन्होंने, तद्भव में बदल दिया। क्लियर, इतना समझ गए आप लोग? आगे बढ़े। उसके बाद खड़ी बोली और अन्य भाषाओं का मिश्रण, मैंने आपको बताया ना कि इन्होंने खड़ी बोली का इस्तेमाल किया और अन्य भाषा जैसे उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, बंगला, मराठी, सब भाषाओं का इन्होंने मिश्रण किया और फिर उन्होंने काव्य की रचनाएं की। गद्य में खड़ी बोली को स्थापित किया। क्लियर है? ठीक है। गजल में उर्दू का प्रयोग, उर्दू बीवी का स्यापा, ऐसे एग्जाम्पल है।
क्लियर है, आप लोग समझ रहे। व्याकरण और मुहावरों का प्रयोग भी इन्होंने अच्छा खासा किया। भाव पक्ष को भावात्मक बनाया, ठीक है, जिसमें कि नव जागरण की चेतना, देश प्रेम और समाज सुधार आदि झलकती है। और इसके बाद काव्यशील की विशेषताओं की बात कर ली, ये सब आप लोगों को जाना हुआ, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ब्लैंक स्लेट पे सब कुछ क्लियर करके बता दिया। छंद योजना, इन्होंने बहुत सारे छंद योजनाओं का प्रयोग करके काव्य लिखे हैं, जैसे कि चौपाई, छप्पय, रोला, सोरठा, उसके बाद कुंडलियां, कविता, सवैया, धनाक्षरी, ये सब जो है ना, ये एक टर्म है, इसको मैं बताने लग जाऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको अभी बताना जरूरी नहीं है, बस आप लोग इतना जान लीजिए कि इन सभी छंद योजनाओं में इन्होंने अपने काव्य लिखे। जैसे इन्होंने लोक छंद, जैसे कजरी, कजरी है ना, ये एक शैली है, गीत की भी शैली है, नाच की भी शैली है और बोलने की भी शैली है, ठीक है। ठुमरी, लावणी, मल्हार, चैती, होली, चौताल आदि का प्रयोग कर काव्य को जनप्रिय बनाया, ठीक है। होली, होली में आप लोग सुने होंगे, होलिका के समय, वो होलिका दहन वगैरह के समय, या होली में अंतिम में कुछ लोग आते हैं और गाना वगैरह गाते हैं, तो ये सब योजनाओं का प्रयोग करके इन्होंने काव्य लिखा। साथ ही अलंकारों का प्रयोग भी इन्होंने अच्छा खासा किया अपने काव्यों में, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष, संधि, अनुप्रास सब यूज किया इन्होंने। एग्जाम्पल भी यहाँ है, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाये में उत्प्रेक्षा और अनुप्रास दोनों का सुंदर प्रयोग हुआ। क्लियर है। रस और भाव, रसों में श्रृंगार और शांत और हास्य रस इनका प्रधान है, लेकिन कभी कभी करुण, वीर और व्यंग भी शामिल है, क्योंकि इन्होंने व्यंग पर भी कुछ कविताएं लिखी है, कुछ करुण रस पर भी इन्होंने कविताएं, काव्य लिखे हैं, और कुछ वीर रस के काव्य भी इन्होंने लिखा है, जो एग्जाम्पल है भक्ति प्रधान, श्रृंगार प्रधान, देश प्रेम प्रधान, इन सब पर इनकी रचनाएं है। इसी वजह से इनकी रचनाएं 5 भागों में विभक्त है: भक्ति प्रधान, श्रृंगार प्रधान, देश प्रेम प्रधान, सामाजिक समस्या प्रधान और प्राकृतिक चित्रण वाली रचनाएं। क्लियर है। आई होप आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। अब ये आगे है शैली की विविधता। शैली जो इन्होंने जिन जिन शैलियों में रचना की थी, रीतिकार, रसपूर्ण अलंकार शैली, भावात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, उद्बोधन शैली, सब में इन्होंने लिखा था। क्लियर है। अब है कि मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा और काव्यशील के बारे में बताइए। भाई बताना क्या है, यही सेम उत्तर होगा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में मैंने आपको बताया, बस थोड़ा सा अंतर है। चलिए वो देख लेते हैं। यही वाला एक मेन अंतर है, ये वाला, और एक मेन अंतर है ये वाला, बाकी सब सेम है। खड़ी बोली का सफल और प्रौढ़ प्रयोग, अच्छी खासी खड़ी बोली का प्रयोग इन्होंने किया था। एग्जाम्पल है, राम के विमुख जो हुआ वही मन वन में आ बसा, उसी का यह उज्जवल तेज, उसी का यह विलास है। एक एग्जाम्पल है खड़ी बोली का, ठीक है। खड़ी बोली और हिंदी लगभग समान है, ठीक है। ब्रज भाषा थोड़ा अंतर है, जैसे कि वो एग्जाम्पल है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, तो शुद्ध ये हिंदी नहीं है, पर खड़ी बोली से ही हिंदी का अच्छा खासा विकास हुआ है, और खड़ी बोली का सफल प्रयोग इन्होंने किया था मैथिली शरण गुप्त जी ने। उसके बाद तत्सम प्रधान शब्दावली, जैसा कि मैंने आपको ब्लैंक स्लाइड में भी बताया था, व्हाइट स्लाइड में अभी भी बता रहा हूँ कि इनके रचनाओं में संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुत सारी बहुलता थी, और आपको ये कह सकते हैं कि ये प्राचीन गरिमा और ठाठ और आध्यात्मिकता का भाव जो है लिए रखते थे अपने काव्यों में। क्लियर है। उसके बाद है भावानुकूल भाषा, भाव के अनुकूल भाषा। राष्ट्रीय कविताओं में ये वाली भाषाओं का प्रयोग होता था। भक्ति प्रेम प्रसंगों में कोमल, मधुर, भावपूर्ण भाषा। अब ये नहीं पूछेगा कौन सी भाषा क्या है, नहीं है। कोमल का मतलब जैसे मैं शांति से बोल रहा हूँ, मधुर का मतलब जैसे मैं ठीक ठाक से बोल रहा हूँ, भावपूर्ण मैं अभी भावनाओं के साथ बोल रहा हूँ। अभी मैं गुस्से से बोलूँ तो ये हो गया गुस्से वाली भाषा, ठीक है। ये हो गया एक तरह से विभत्स रस। उसके बाद व्यंग की भाषा, मैं हंसी मजाक में बोलूँ, ए क्या हाल है, कैसे हो, उसका थोड़े बहुत जोक्स मार दो, तो ये व्यंग की भाषा हुई। क्लियर है। लोकोक्ति और मुहावरे का प्रयोग, जैसे हाथ कंगन को फारसी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, है ना, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। लोकोक्ति और मुहावरों का अच्छा खासा प्रयोग हुआ है, और भी है, बहुत सारा है। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त का काव्यशील, अरे भाई ये भी बताने लायक नहीं है, एकदम सेम है। छंदों का विविध प्रयोग, दोहा, चौपाई, सवैया, ये सब का उपयोग किया गया है, ठीक है। उसके बाद भावनाकुल छंद चयन, जैसे वीर रस के लिए ओजस्वी छंद, श्रृंगार रस के लिए मधुर छंद। उदाहरण यहाँ दिया हुआ, अब पौ फटी विभावरी बीती, रणभेरी सुनो सब वीरो, सवैया है ये। उसी तरीके से सुमन की सेज, सुमन का आसन, सुमन सीधे, सुमन समन। क्लियर है। उदाहरण है यहाँ पर, ऊपर में क्या था, शायद
ऊपर में ये था अलंकार योजना। अलंकार योजना का उदाहरण है अच्छे खासे अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, ये सब उप अलंकारों का प्रयोग किया गया है। एग्जाम्पल है पढ़ी अचानक नभ में चपला, दामिनी दम की अति भीषण। ठीक है, उसके बाद प्रबंधशील, इनके काव्यों का प्रबंधशील कैसा था, तो कथानक की सुदृढ़ता, साकेत और यशोदा, मतलब कथानक मतलब जो मेन कैरेक्टर होता है ना वो बहुत मजबूत है इनके काव्यों में। जैसे साकेत और यशोधरा के काव्य में बहुत सुंदर और सुसंगठित है। उसी तरीके से चरित्र चित्रण की मौलिकता, उर्मिला और यशोधरा को इन्होंने सेंटर में ला करके खड़ा किया, और ये है ना नायिका के पात्र की मौलिकता को बढ़ावा देता है। क्लियर है। प्रकृति चित्रण की बात इन्होंने की। उसके बाद रस योजना, वीर रस की प्रधानता थी, श्रृंगार रस इनके काव्यों में, शांत रस, करुण रस सब देखने को मिलता है। उसी तरीके से व्यंजना शक्ति, सजेस्टिंग पावर, मतलब सजेस्ट करने की शक्ति इनके काव्यों में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इनके काव्यों में बहुत है। जैसे कम शब्दों में बहुत गहरे अर्थ छोड़ देते थे और भाव व्यक्त कर देते थे। जैसे हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबद्ध शुद्ध भारती। क्लियर है। इतनी बातों को आप लोग समझ गए, ये एग्जाम्पल था। अब अगला जो प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है, भारतेंदु और मैथिली शरण गुप्त के काव्य भाषा और काव्य शिल्प की तुलना कीजिए। बस यही है मेन। इसकी तुलना अगर आप लोग ठीक से कर लेते हैं तो संभवतः आप लोग इधर भारतेंदु और हरिश्चंद्र और मैथिली शरण गुप्त से संबंधित सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। आइए तुलना कर देता हूं मैं। सबसे पहली बात, मुख्य भाषा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की मुख्य भाषा ब्रज भाषा थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया। सरल, व्यवहारिक और जनसंपर्क की भाषा बनाया इन्होंने इसको। खड़ी बोली की प्रधानता, इन्होंने ये मैथिली शरण गुप्त खड़ी बोली की प्रधानता रखते थे। गंभीर काव्य की रचना की और प्रौढ़ और गरिमामयी भाषा इन्होंने बनाया। शब्दावली में ये तद्भव और देशज शब्दों की अधिकता रखते थे और ये भाषा सहज और बोलचाल के निकट थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इसी तरीके से मैथिली शरण गुप्त तत्सम शब्दों की रचना ज्यादा करते थे और ये संस्कृत की गरिमा और ओज को बनाए रखा है इन्होंने। ठीक है। लक्ष्य, इनका भारतेंदु हरिश्चंद्र भाषा को जन साधारण तक पहुंचाना चाहते थे, जबकि मैथिली शरण गुप्त ने भी भाषा को जन साधारण तक पहुंचाया, लेकिन इनकी काव्यों में विद्वत्तापूर्ण और आदर्शवाद की भावना ज्यादा देखने को मिलती थी। तो ज्यादा ये इनका काव्य जो है ना ज्यादा लोग मतलब पढ़ नहीं पाते थे, ये नीरस ज्यादा हो जाता था इनका काव्य। ठीक है। उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भांति सुहावन, सरल व्यंग्यात्मक ब्रज भाषा, जबकि यहाँ पर क्या हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, तत्समयुक्त है, ओजस्वी खड़ी बोली है। मतलब ये वाला लाइन जो है ना, ये वाला आप लोग पढ़े होंगे और मैंने आपको सुनाया भी तो आप लोग सीधा नहीं समझेंगे, जबकि ये समझ गए होंगे। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भांति सुहावन, अंग्रेज के राज में सब कुछ बहुत बढ़िया, सब अच्छे से सज रहा है, सब कुछ सुहावना, ये तो आप लोग तुरंत समझ गए। लेकिन ये नहीं समझे होंगे, हिमालय तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ये आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। ठीक है। उसका काव्य शिल्प की तुलना, ये तो आप लोग ये तो समझ गए कि क्या क्या डिफरेंस था मुख्य भाषा में, शब्दावली में, लक्ष्य में। अब थोड़ा बहुत और डीप जो है ना कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले छंद योजना, देखिए लोकप्रिय छंद इन्होंने दोहा, चौपाई और सवैया में बहुत अधिक लिखा। लय और संगीतात्मकता पर इनका विशेष बल था, जबकि इन्होंने बहुत सारा छंद का प्रयोग किया। सवैया, कविता, हरि गीतिका, रोला, सोनेट, ये सब पर इन्होंने काम किया। जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र के अलंकार योजना की बात करें तो सहज और स्वाभाविक था। उपमा अनुप्रास का प्रयोग चमत्कार के लिए कम और भाव सुंदरता के लिए अधिक था। ठीक है। उसके बाद शास्त्रीय और प्रभावोत्पादक प्रयोग इन्होंने ज्यादा किया, अलंकार की गरिमा और प्रखरता लाने के लिए। ठीक है। रचना प्रणाली क्या थी, मुक्तक काव्य पर इनका अधिक बल था और छोटे छोटे स्वतंत्र पद थे, जबकि इनका था प्रबंध काव्य। मुक्तक काव्य मतलब क्या, छोटे छोटे काव्य को जोड़ा जाए, जबकि प्रबंध काव्य क्या था, बड़ा बड़ा काव्य जिसमें कि सब कुछ एकदम विशिष्ट तरीके से विस्तृत हो और सुसंगठित हो। क्लियर है। चरित्र चित्रण की बात करें तो मुख्यतः भक्ति श्रृंगार के पारंपरिक चरित्र में इन्होंने राधा कृष्ण को रखा था, जबकि पौराणिक चरित्रों का इन्होंने ज्यादा जिक्र किया था मैथिली शरण गुप्त ने, जैसे कि उर्मिला और यशोधरा, ये एग्जाम्पल है। क्लियर है। अब ये आप लोग समझ गए होंगे। अब प्रधान शैली जो थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की वो थी व्यंग्य शैली, संवाद शैली, उद्बोधन शैली, जबकि मैथिली शरण गुप्त की थी आख्यान शैली, उद्बोधन शैली और वर्णन शैली। रस योजना की बात करें तो श्रृंगार रस, शांत रस, हास्य रस की प्रधानता थी भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्यों में, जबकि मैथिली शरण गुप्त के काव्यों में वीर रस, श्रृंगार रस और शांत रस की प्रधानता थी। अब तुलना जो हमने किया
अब उसका हम लोग थोड़ा बहुत क्या करते हैं कि परंपरा और आधुनिकता का हम लोग एक बार ये डीप जो है कंपैरिजन देख लेते हैं, भाषागत यात्रा की बात करते हैं। ये तो यही है मेन डिफरेंस, ठीक है। भारतेंदु जो है ना हरिश्चंद्र की हिंदी काव्य भाषा में संक्रमणकारी चरित्र के प्रतिनिधि है। इन्होंने ब्रज भाषा को सिद्ध किया और खड़ी बोली की नींव रखी, सही बात है। गुप्त जी ने उस खड़ी बोली को और परिपक्व और गरिमापूर्ण बनाया और इसको और भी ज्यादा अच्छा बनाया, जिसकी शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। क्लियर है। उद्देश्य और विषय वस्तु का अंतर देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या करते थे, तत्कालीन समाज को जगाते थे और सुधारने का काम कर रहे थे। इनकी भाषा जो है ना सरल और शैली व्यंग्यपूर्ण थी इनकी, जबकि गुप्त जी का काम था राष्ट्रीय चेतना का गौरवपूर्ण विकास और नैतिक मूल्यों का स्थापना। मतलब ये लंबा सोचते थे, मतलब वर्तमान तो सोचते थे, ये भविष्य के बारे में भी सोचते थे, इसलिए इनकी भाषा थोड़ी गंभीर और शैली जो है ना आदर्शोन्मुखी थी। क्लियर है। शिल्पगत परिष्कार, भारतेंदु का शिल्प जो है ना लोक संपर्क और सहज सौंदर्य से युक्त है, जबकि गुप्त का शिल्प जो है साहित्य परिष्कार और गंभीर से युक्त है। मतलब कुल मिलाकर के ये सहज लोगों के लिए, सबके लिए अवेलेबल था, जबकि ये गंभीरतापूर्ण लोगों के लिए अवेलेबल था। कुल मिलाकर के आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छायावादी काव्य के बारे में विस्तार से बताइए। ये जो है ना नव जागरण काव्य है, इसके बाद का काल है 1900 के बाद का काल है। ये था ना 1850 से 1900, यही इसी के बाद शुरू होता है। 1900 से लगभग शुरू हो जाता है और 1936 तक, एग्जैक्ट टाइम तो माना जाता है 1918 से 1936। बहुत छोटा समय है। इस समय में जो भी काव्य लिखते हैं या फिर छायावाद का काल कहते हैं। क्लियर है, आप लोग समझ गए होंगे। और क्या कहते हैं कि इस छायावाद के बाद शायद प्रगतिवाद आता है। तो फिलहाल हम लोग छायावाद की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ और बात करेंगे। एक सेकंड आप लोग रुक जाइए, मैं इसको क्लियर करता हूँ और मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने पानी पी लिया है। अब छायावादी काव्य के बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि नवजागरण के बाद जो है ना समय आया, वो छायावाद का समय आया। और क्या कहते हैं कि आप लोगों को ये 1900 से 1936 और कुल एग्जैक्ट टाइम 1918 से 1936 का माना जाता है। ठीक है। एक्चुअल में क्या हुआ कि इसके अंदर इसके काव्यों की अगर विशेषता की बात करें, छायावाद के काव्यों को, तो लगभग सब कुछ सेम था। स्वतंत्रता का भाव था, ठीक है, नारीवाद को बढ़ावा था, सॉरी मतलब नारी की बुरी स्थिति को बढ़ावा दिया जा रहा था, समाज के बारे में बताया गया था, समाज के मतलब समाज की स्थिति का वर्णन है, सब कुछ सारी इसके प्रयोग की वजह से क्या हो रहा था, तो भाषा में लय का मतलब होता है सुर, ठीक है, मधुरता भी आ गई थी, ये सब बढ़ गया था। क्लियर है। और आपको क्या कहते हैं कि तद्भव शब्दों का भी इस्तेमाल बढ़ गया था। क्लियर है। उसके बाद ब्रज भाषा की मिठास का भी मिश्रण इसमें था, लेकिन कम था। देखिए ब्रज भाषा सबसे पहले, उसके बाद आया आपको खड़ी बोली, उसके बाद आया आपको हिंदी। तो कुल मिलाकर के इन दोनों का मिश्रण जो है ना ज्यादा, इसका खड़ी बोली का 70%, 30% लगभग ब्रज भाषा का मिश्रण था। तभी उस समय का जो काल, उस समय की जो रचना है, वो छायावाद का काल कहलाया। क्लियर है, आप लोग इतना समझ गए होंगे। डिलीट कर देता हूँ, उड़ा देता हूँ। उसके बाद इस काल के प्रमुख कवि की अगर हम बात करें, तो इस काल में कवि जो थे वो 4 मुख्य कवि स्तंभ थे। मुख्य कवि स्तंभ थे, आप लोग सही कर लीजिएगा। सबसे पहला था जयशंकर प्रसाद।
दूसरे नंबर पे थे आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तीसरे नंबर पे थे आपको सुमित्रा नंदन पंत। और चौथे नंबर पे थी महादेवी वर्मा, ये एक महिला थी। इन लोगों ने छायावाद को बढ़ावा दिया था। उसके बाद तो प्रगतिवाद। क्लियर है? अब छायावाद का प्रभाव क्या है ये पॉइंट को अंतिम बता देता हूं। सबसे पहली बात, हिंदी कविता का आधुनिकीकरण हुआ। क्लियर है? इसके बाद आप लोगों को कह सकते हैं कि साहित्य की स्वतंत्रता बढ़ी थी। उसके बाद प्रेरणा भी लोगों को अधिक मिली थी लिखने की, ज्यादा से ज्यादा प्रेरणा मिली लोगों को। क्लियर है? इतनी बातों आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर? अब आगे बढ़े, अब सीधे चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न कहाँ गया? तो छायावाद कविताओं काव्यों के बारे में विस्तार से बताइए। बताना क्या है, मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि छायावाद की विशेषताओं में सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या हुआ, भाव पक्ष, कला पक्ष और भाषा शैली में अंतर हुआ, जो कि यहाँ पर भी लिखा गया है। ये देखिए, व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिला, ठीक है, प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद को बढ़ावा मिला, प्रेम और सौंदर्य की बात की गई, रहस्यवाद और दार्शनिकता को बढ़ावा मिला, और राष्ट्रीय चेतना का सूक्ष्म स्वरूप भी हमें देखने को मिला। जैसे निराला की जो कविता रचना थी जूही, जूही की कली, उसमें उसके बाद कला पक्ष जो है वो मजबूत हुआ, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। अलंकार वगैरह का ज्यादा प्रयोग हुआ, सहज और स्वाभाविक प्रयोग हुआ, रस का भी अच्छा खासा प्रयोग हुआ, श्रृंगार, विप्लव और सहयोग, करुण, शांत, वीर सबका प्रयोग हुआ। भाषा शैली, ये तो मैंने आप लोगों को बताया है ना, खड़ी बोली का ज्यादा इस्तेमाल हुआ, ठीक है। छंद का भी अच्छा खासा इस्तेमाल हुआ। शैली, प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। प्रमुख कवि की बात मैंने आप लोगों को बता दी, जयशंकर प्रसाद, जैसे उनकी प्रमुख रचना थी कामायनी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में भी मैंने आपको बताया, जूही की कली, राम की शक्ति पूजा, ये भी मैंने आप लोगों को बताया। उसी तरीके से सुमित्रा नंदन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, सुमित्रा नंदन पंत, पल्लव पल्लव गुंजन चिदम्बरा, ठीक है। उसी के बाद महादेवी वर्मा की कविताओं के बारे में बताया, मतलब काव्यों के बारे में बताया, निहार, रश्मि, नीरजा, दीप शिखा, उसके बाद और भी है, वो याद नहीं है। ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया है। छायावाद का क्या प्रभाव था ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया, तो मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ। अब यही है 13वां नंबर प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के काव्य का अध्ययन दृष्टि एवं पद्धति। तो छायावादी संवेदनशीलता और व्यक्तिगत, क्योंकि ये समय ही था छायावाद, ठीक है। इस वजह से इनकी कविताओं में, काव्यों में यही देखने को मिलता है कि व्यक्तिगत भावनाएं ज्यादा बड़ी थी। व्यक्ति की भावना, अपनी पर्सनल भावना क्या है, प्रेम, वेदना, सौंदर्य बोध, ठीक है। अब आप अपने बारे में भी देखिए, तो आपको सबसे पहले प्रेम का भाव आएगा, दुख होने पर रोने का भाव आएगा, सौंदर्य मतलब सुंदरता को देख करके मोहित हो जाता है, यही सब भाव आता होगा। यही जो है इनकी काव्य दृष्टि में हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? आगे है प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद। प्रकृति प्रेम भी हमें देखने को मिलता है इनके काव्य में, दार्शनिकता और भारतीय संस्कृति देखने को मिलती है, राष्ट्रीय चेतना देखने को मिलती है। अब ये सब मैं बार बार बताऊंगा नहीं, ये सब सेम है, बस थोड़ा बहुत जो डिफरेंस था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। सौंदर्य प्रेम, मानवतावाद और विश्व दृष्टि के बारे में अच्छी खासी मतलब बातें जो है वो की गई है। जयशंकर प्रसाद की काव्य पद्धति, तो सिंपल सी बात है, जयशंकर प्रसाद की काव्य पद्धति हो या फिर छायावाद की कोई भी काव्य पद्धति हो, तो खड़ी बोली का अच्छा खासा इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? उसके बाद लय और संगीतात्मकता देखने को मिलती है। उसके बाद शिल्प जो है, मतलब काव्य शिल्प में रस और भाव, रस में श्रृंगार रस ज्यादा देखने को मिलता है, करुण, शांत, वीर रस सब देखने को मिलता है। अलंकार, उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक, श्लेष सब देखने को मिलता है। क्लियर है? ये सब प्रकृति चित्रण, चरित्र चित्रण,
ये सब क्या ही बताऊं, ये सब पता होगा आप लोगों को। ये देख लीजिए, चरित्र जो है प्रतीकात्मक और दार्शनिक है। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो प्रमुख रचनाएं थी उनकी आंसू जयशंकर प्रसाद की 1918 में लिखी गई, और कामायनी 1935 में। ये बहुत बड़ा और फेमस काव्य था जयशंकर प्रसाद का, कामायनी लिखा हुआ हिंदी का प्रथम महाकाव्य, जो मानव सभ्यता और मन के विकास को, यात्रा को दार्शनिक और प्रतीकात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है। और इसमें मनु, श्रद्धा और आपको ये क्या लिखा हुआ भाई, ये कुछ लिखा हुआ है याद नहीं आ रहा, माध्यम से मन और बुद्धि और कामना का चित्रण है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद इनकी एक रचना थी लहर। उसके बाद अन्य रचनाएं भी इन्होंने लिखी, कानून कुसुम, प्रेम पथिक, झरना में प्रकृति प्रेम सुंदर। ये प्रेम पथिक और कामायनी ये बहुत प्रचलित है। इससे कई प्रश्न जो है ना जीके के मतलब वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कामायनी किसकी रचना है। क्लियर है। उसके बाद आधुनिक कविता के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में जयशंकर प्रसाद के महत्व की व्याख्या की। देखिए, जो मैंने आपको बताया कि जो छायावाद था ना, वो हिंदी कविताओं का मतलब विस्तार हुआ, और एक तरीके से हिंदी कविता का स्वर्ण युग हम इसे कहते हैं। क्लियर है। और आपको क्या बताऊं मैं, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये जो है कविता का एकदम स्वर्णिम काल था। इसी वजह से जयशंकर प्रसाद की कविताएं जो है वो काफी चली, बहुत अधिक चली, और कहा जाता है कि जयशंकर प्रसाद का जो काव्य था वो इतिहास में एक युग प्रवर्तक स्तंभ के रूप में जाना जाता है। क्लियर है। अब यही बात फिर वही घुमा फिरा के खड़ी बोली के काव्य विकास में निर्णायक भूमिका जयशंकर प्रसाद ने निभाई। कामायनी में इन्होंने लिखा, ठीक है, गंभीर दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विषयों को लिखा। दार्शनिक गहनता का समावेश किया इन्होंने कामायनी में इन्होंने मानव मन के बुद्धि, हृदय और लौकिक सुख, पीड़ा ही है ना कि दार्शनिक संघर्ष का ये महाकाव्य, ये सब जो है घुमा फिरा के वही बात है। ऐतिहासिक चेतना और सांस्कृतिक पुनरुत्थान देखने को मिलता है इनके काव्य शैली में। प्रतीकात्मकता और बिंब विधान, ठीक है, छंद विधान, संगीतात्मकता, ये सब है। क्लियर है। और ये सब बताने लायक नहीं है। ऐतिहासिक महत्व ये बता देता हूँ, इनकी कविताओं से भावुकता से चिंतन की ओर मोड़ा गया, लोगों को बाह्य वर्णन से आंतरिक अनुभूति की ओर ले गए। ये इनकी जो कविताएं या इनके जो काव्य थे, सामाजिकता से वैयक्तिकता की ओर प्रवृत्त किया गया। क्लियर है। और इसमें बताने लायक कुछ नहीं। आधुनिक बोध और संवेदना के संदर्भ में जयशंकर प्रसाद के काव्य के महत्व की व्याख्या कीजिए। क्या बताऊं मैं, बताने लायक इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, आधुनिक बोध और संवेदना का परिप्रेक्ष्य ये हमें देखने को मिलता है। क्लियर है, क्योंकि इनके काव्यों में क्या था, व्यक्तिवाद, आत्मचेतना, वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण, सामाजिक परिवर्तन और परंपरा से मुक्ति की चाह शामिल है। और इनकी आधुनिक संवेदनाओं में व्यक्तिगत भावनाएं जैसे प्रेम, वेदना, सौंदर्य बोध और विश्व के साथ साथ तादात्म्य की भावना शामिल है। क्लियर है। प्रसाद के काव्य में आधुनिक बोध तो व्यक्तिवाद और आत्मचेतना, अभी मैंने आप लोगों को ऊपर ही बताया कि सामाजिकतावाद से व्यक्तिवाद की ओर ले गए। और ये सब बताने लायक है ही नहीं, सब कुछ बताया हुआ ही है। दार्शनिकता और तार्किक चेतना, परंपरावाद और निकतावाद का समन्वय, राष्ट्रीय चेतना का सूक्ष्म रूप देखने को मिला। ये सब फालतू की बातें हैं, ये सबसे क्वेश्चन पूछने पर सब आंसर एक ही है। ऐसा लग रहा है बताने के लिए कुछ है ही नहीं इसके अंदर, जो था मैंने सब बता दिया। प्रसाद के काव्य में आधुनिक संवेदना, प्रकृति प्रेम, रहस्यवाद, प्रेम, सौंदर्य बोध, ये सब बता दिया। कोई फायदा नहीं है, ये सब आप लोग देख लीजिए, आप लोग खुद लिख डालिएगा। प्रसाद के काव्य का शिल्प और आधुनिकता, भाषा का परिष्कार, खड़ी बोली का अच्छा इस्तेमाल, संगीत में उसके बाद व्यंजना प्रधान बनाया इन्होंने, संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी अच्छा खासा उपयोग किया इन्होंने। क्लियर है। प्रतीक और बिंब, प्रतीकात्मा और बिंब में इन्होंने क्या किया कि आधुनिक संवेदना की जटिलता को एक साथ जोड़ा। प्रतीक बिंब में इन्होंने लहर, हिमालय, गंगा आदि का प्रयोग किया, और कुछ नहीं है। ठीक है। प्रसाद का युगीन और साहित्यिक प्रभाव, छायावाद का नेतृत्व जो है इनके काव्य में देखने को मिलता है, क्योंकि छायावाद का समय था तो छायावाद का नेतृत्व ही देखने को मिलेगा ना।
प्रगतिवाद का थोड़ा बहुत इसमें प्रभाव है, क्योंकि छायावाद के बाद प्रगतिवाद की मतलब प्रगतिवाद आता है, तो थोड़ा बहुत है प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, ये सब है। क्लियर है। जयशंकर प्रसाद के काव्य भाषा और काव्य शिल्प, क्या ही बताऊं मैं। जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा, तो भाई ये क्या आ गया, होल्ड शिफ्ट छोड़ो, ये हट जा भाई, हट जा, हट गया। तो परिष्कृत खड़ी बोली, मैंने आपको बताया ना कि सबसे पहले ब्रज भाषा, उसके बाद खड़ी बोली का इस्तेमाल हुआ आपको नवजागरण काव्य से, फिर ये छायावाद में एकदम सुदृढ़ हो गया। फिर माधुर्य और व्यंजना, संगीतात्मकता और लय देखने को मिलता है, प्रतीकात्मकता और भावना। ठीक है, क्लियर है, बताने लायक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, नथिंग। संस्कृत निष्ठता और आलोचना, ये सब देखने को मिलता है। जयशंकर प्रसाद के काव्य शिल्प की बात करें तो इनके काव्य गीतात्मक थे, क्योंकि कविता तो गीतात्मक ही होता है ना भाई, ऐसा तो नहीं है कि कुछ अलग होता है। प्रतीकात्मक और व्यंजना प्रधान शैली देखने को मिलती है। प्रबंध और मुक्तक शैली इनके काव्यों में देखने को मिलती है, जैसे कि प्रसाद ने प्रबंध काव्य कामायनी में लिखा, मुक्तक काव्य आंसू झरना लिखा। छंद देखने को मिलता, अच्छा खासा विविधता और नवाचार के छंद, दोहा, चौपाई, सवैया सब में इन्होंने लिखा। अलंकार भी अच्छा खासा, उपमा रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, रस, भाव, श्रृंगार रस, उसके बाद आपको करुण रस, शांत रस, वीर रस, सब का प्रयोग इन्होंने किया। प्रकृति का अच्छा खासा चित्रण इन्होंने किया, प्रकृति के आलम्बन को दर्शाया, उद्दीपन को दर्शाया, सब कुछ दिखाया इन्होंने। ठीक है, तो ये सब बताने के लायक है नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। निराला के अब आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब देखिए, चूंकि अगर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य के बारे में पूछे या फिर उनके काव्य की विशेषता के बारे में बताए पूछे, तो आपको सब कुछ किससे लिखना है, मिलता जुलता, तो आपको सब कुछ लिखना है इनसे, क्या कहते हैं आपको, क्या नाम था भाई, जयशंकर प्रसाद से। ठीक है, क्योंकि यही थे छायावाद के प्रमुख स्तंभ। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य का वैचारिक आधार तो व्यक्तिवाद और आत्मचेतना, छायावादी व्यक्तिवाद की वकालत ये करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आत्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, प्रकृति प्रेम और यथार्थवाद, प्रकृति के मानवीकरण की बात करते हैं, राष्ट्रीय चेतना में प्रतीकात्मक राष्ट्रीयता की बात करते हैं, मतलब भारतीय संस्कृति के गौरव की बात करते हैं, सामाजिक सुधार की बात करते हैं, नारी चेतना की बात करते हैं, उसके बाद प्रगतिशील दृष्टिकोण, मतलब कुल मिलाकर के वही चीजें हैं। ठीक है, निराला के काव्य का युगीन संदर्भ, तो देखिए निराला के काव्य का युगीन संदर्भ की बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम की बात इनके काव्य में अधिकतर देखने को मिलती है, क्योंकि उस समय भारत देश स्वतंत्र नहीं था और अंग्रेजों की गुलामी में था भारत देश, इसीलिए जो है स्वतंत्रता संग्राम का जो है ना ये देखने को मिलता है। उसके बाद पाश्चात्य का प्रभाव, पश्चिमी प्रभाव भी देखने को मिलता है, रोमांटिक कविता जैसे वर्ड्सवर्थ शैली और रूसी साहित्य से साहित्य का प्रभाव भी इसमें देखने को मिलता है। भारतीय दर्शन भी देखने को मिलता है, वेदांत, उपनिषद, बौद्ध दर्शन इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन भी देखने को मिलता है, औद्योगिकरण, सामाजिक असमानता, शोषण की समस्या, ये सब देखने को मिलता है। अब प्रमुख रचनाएं, जूही की कली 1922 में, राम की शक्ति पूजा 1936 में, और संभवतः 1936 छायावाद का अंतिम समय था। तोड़ती पत्थर और भिखारी, ये भी लिखा गया इन्होंने। परिमल और अनामिका लिखा। ठीक है, और निराला के काव्य का महत्व, अरे भैया क्या ही महत्व, वही सेम महत्व की इन्होंने छायावादी व्यक्तिवाद को सामाजिक चेतना के साथ जोड़ा, जो कि प्रगतिवाद का आधार बना। मैंने आपको बताया छायावाद के बाद प्रगतिवाद आएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य में प्रयोगशीलता की दिशाओं की चर्चा करें तो ऐसा है कि इन्होंने काव्य में काफी ज्यादा प्रयोग किए। अब क्या प्रयोग किए वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इन्होंने बोलचाल और प्रादेशिक शब्दों का अच्छा खासा प्रयोग किया। ठीक है, जैसे कि जूही की गली में उन्होंने खिली खिली सी कली जैसे शब्दों का प्रयोग किया, जो कि अवधि के साथ मैच करती थी और लोग सबको इसको पढ़ सकते थे, और ये द्विवेदी युग के तत्सम प्रधान भाषा से भिन्न था। तो ये समझ गए आप लोग, द्विवेदी मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन थे तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा। एक सेकेंड आप लोग रुक जाइए। ठीक है, और इनके काव्य में संस्कृति और उर्दू का मिश्रण भी देखने को मिलता है। नवीन शब्द के निर्माण भी इन्होंने किए और काव्यों में गढ़ा। ठीक है, उसी तरीके से लय और संगीतात्मकता का प्रयोग भी इन्होंने किया। छंद और शिल्प में प्रयोगशीलता की बात करें तो इनके काव्यों में हमें छंद और शिल्प के साथ प्रयोग भी देखने को मिलते हैं, जैसा कि इन्होंने मुक्तक छंद का प्रयोग किया, पारंपरिक और नवीन छंदों का समन्वय किया, शैली में नवीनता का प्रयोग इन्होंने किया, मतलब आपको गीतात्मक से लेकर यथार्थवादी और प्रगतिशील शैली सबका प्रयोग इन्होंने किया।
ठीक है। बिंब और प्रतीक, निराला के प्रतीकों और बिंबों में नवीन प्रयोग इन्होंने किए। आई होप ये सब आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे। ठीक है, और क्या था भाई, कहाँ आ गए, विषय वस्तु और भाव में प्रयोगशीलता। देखिए इन्होंने स्टार्ट कर दिया था छायावाद से प्रगतिवाद की ओर जाने का काम। इनकी जो प्रारंभिक कविताएं थी, जूही कली परिमल, ये छायावादी थी, जो व्यक्तिगत प्रेम और प्रकृति प्रेम, लेकिन बाद की रचना जैसे तोड़ती पत्थर भिखारी सामाजिक यथार्थ शोषण और असमानता की ओर उन्मुख हुई, जो कि छायावाद से प्रगतिवाद की ओर सेतु बनाता है। मतलब इन्होंने क्या किया, एक पुल बना दिया कि भाई ठीक है, अब छायावाद का खत्म होने का समय आ गया है और प्रगतिवाद के स्टार्टिंग का समय आ गया है। ठीक है, सामाजिक यथार्थ का अच्छा खासा चित्रण इन्होंने किया, राष्ट्रीय चेतना का प्रतीकात्मक चित्रण भी इन्होंने किया, नारी शक्ति और स्वतंत्रता की पूजा की बात भी इन्होंने की, जिसमें जिसमें होता क्या है कि इन्होंने एक लेखन किया, लिखा है राम की शक्ति पूजा। इसमें इन्होंने सीता को शक्ति के रूप, इसमें होता क्या है ना कि एक्चुअल में क्या था कि जब क्या कहते हैं कि रावण जब राम से युद्ध लड़ने जा रहा था, तो शायद युद्ध लड़ने से पहले रावण ने माँ शक्ति मतलब माँ दुर्गा की पूजा की थी। तो उसी को कहानी के रूप में गढ़ करके यहाँ दिखाया गया राम की शक्ति पूजा में, जिसमें कि सीता को शक्ति का स्वरूप माना गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के नारी शक्ति और स्वतंत्रता की बात जो है इन्होंने अपने काव्यों में की है। क्लियर। और क्या था भाई, ये सब और क्या ही बताऊं। और राम की शक्ति पूजा का ऐतिहासिक संदर्भ, वही बात आ गया, घूम फिर के वही आ गया। 1936 में सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला द्वारा लिखी गई थी। छायावादी कविता का उत्कृष्ट उदाहरण था, परंतु इसमें हमें प्रगतिवाद भी देखने को मिलता है। अब इसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या था, राम की शक्ति पूजा का ऐतिहासिक संदर्भ देखिए, स्वतंत्रता समय था, स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध था, तो 1930 का दशक था। तो ऐसे नमक सत्याग्रह जैसे आंदोलन हुए थे, तो फिर इन्होंने ऐसे काव्य लिखे जो कि लोगों में राष्ट्र की भावना को जगाए। ठीक है, उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और लोगों में निराशा हाथ लगी थी। ठीक है, और इस पर क्या किया गया, तो निराला जी ने युद्ध के और संकट के समय आध्यात्मिक और नैतिक शक्ति की आवश्यकता को रेखांकित किया, जो कि भारतीय जनमानस को प्रेरित करने का प्रयास था। भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथा को इन्होंने आगे किया, जैसे रामचरित मानस के प्रसंग को आधार बनाकर भारतीय सांस्कृतिक गौरव को इन्होंने पुनर्जन्म का काम किया। और राम और सीता, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि राम और सीता के चरित्रों के माध्यम से उन्होंने भारतीय परंपरा और आधुनिक अत्याधुनिक क्या है भाई, आध्यात्मिकता को राष्ट्रीयता के साथ जोड़ा। ठीक है, और छायावाद और प्रगतिवाद के सेतु के रूप में इन्होंने काम किया, और राम की शक्ति पूजा का संवेदनात्मक उद्देश्य। ठीक है, तो यही है राष्ट्रीय चेतना और आत्मबल का संचार, नारी शक्ति के गौरव की बात की गई। मैंने आपको भी एक कहानी बताया था ना कि सीता को शक्ति और के रूप में चित्रित किया गया और उनकी पूजा की गई, और उसके बाद है नारी की आध्यात्मिक और नैतिक शक्ति का प्रतीक है ये, जो राम की शक्ति पूजा में इन्होंने लिख करके दिखाया। ठीक है, क्लियर है। और ये सब बताने के कुछ है ही नहीं, क्या ही बताऊं मैं। महादेवी वर्मा के काव्य की संपूर्ण विशेषता बताइए। महादेवी वर्मा एक कवयित्री थी। ठीक है, तो ऐसा है कि छायावाद युग की कवयित्री थी। इन्होंने संवेदनशीलता, गहन वेदना, रहस्यवादी दृष्टि और सौंदर्य चित्रण के लिए मतलब इन्होंने इन पर काव्य लिखे, इसलिए इनको इनके लिए जाना जाता है। निहार, रश्मि, और ये तो क्या, ये गलत लिखा गया है, रश्मि, निहार, संधिनी और दीपशिखा जैसे छायावादी काव्य इन्होंने लिखे हैं। ठीक है, क्लियर है। इनके काव्य संवेदन की बात अब कर लेते हैं। व्यक्तिगत और आत्मिक संवेदना इनके काव्यों में देखने को मिलती है, सामाजिक संवेदना देखने को मिलती है, प्रकृति से तादात्म्य देखने को मिलता है, वेदना भाव, तो आत्मिक और योगीन वेदना देखने को मिलती है। नारी की पीड़ा के बारे में इन्होंने लिखा है। ठीक है, नारी के शारीरिक और मानसिक दुखों को संवेदनशीलता से चित्रित किया है इन्होंने। ठीक है, इन्होंने संस्मरण और रेखाचित्र वगैरह भी लिखे हैं। सामाजिक वेदना को भी दिखाने का प्रयास किया है इन्होंने। तीसरा है रहस्य भाव, तो इनके काव्य से हमें कुछ रहस्य भी देखने को मिलते हैं, प्रकृति में रहस्य, जहाँ चांद, सितारे और बादल को आध्यात्मिक संकेत बनाते हुए इन्होंने कई सारे काव्य लिखे हैं। क्लियर है। और ये सब क्या है, अनासक्त प्रेम, नारी की दृष्टि, अलौकिकता वगैरह देखने को मिलता है। क्लियर है। अन्य विशेषता, भाषा शिल्प, भाषा जो है ये महादेवी वर्मा की भाषा सरल थी, कोमल थी, संगीतमयी थी, खड़ी बोली और प्रादेशिक शब्दों का मिश्रण था, और उनका शिल्प गीतात्मक और लयबद्ध था। ठीक है, नारीवादी दृष्टिकोण की बात करते, कविता में नारी की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की चेतना प्रमुख है, जो उन्हें प्रगतिशील बनाती है। ठीक है,
युगीन संदर्भ उस युग की बात करें तो 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक परिवर्तन के दौर से प्रभावित था वो समय, वहाँ के उस टाइम के लोग। तो इनके कविताओं में युगीन वेदना और आशा का समन्वय देखने को मिलता है, रोमांटिसिज्म भी देखने को मिलता है, भारतीय दर्शन भी इनके काव्यों में हमें देखने को मिलता है। ठीक है। और क्या है माधवी वर्मा के काव्य की प्रतीक योजना के बारे में बताइए। तो इन्होंने काव्य में कुछ प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया, उसके बारे में बताने को कहा गया। तो प्रकृति को प्रतीक माना गया, जैसे चांद सितारे, ठीक है। उसके बाद फूल और कोहरा, नदियां और समुद्र, उसी तरीके से नारी और आत्मा के प्रतीक के लिए दीप शिखा, कमल, अंधेरा और प्रकाश, ये सब जो है इन्होंने अपनी कविताओं कहानियों में इस्तेमाल किया है। आध्यात्मिकता और रहस्यवादी प्रतीक के लिए शून्य और अनंत का प्रयोग, पक्षी और आकाश का प्रयोग, रजत रश्मि का प्रयोग, प्रणय और वेदना के लिए प्रिय, दर्पण, कांटे, फूल इत्यादि का प्रयोग इन्होंने अपने काव्यों में किया। सामाजिक और नारीवादी प्रतीक के लिए उन्होंने बंधन और मुक्ति का प्रयोग किया, रथ और यात्रा का प्रयोग किया। प्रतीक योजना की विशेषताएं, तो इन्होंने ऐसे प्रतीक का इस्तेमाल किया है, इसकी कुछ विशेषताएं होती है, जैसे बहुआयामी अर्थ। ऐसे प्रतीक इन्होंने इस्तेमाल किया जिसके एक से अधिक अर्थ होते थे, जो पाठक को चिंतित करते थे या चिंतन करने के लिए प्रेरित करते थे। जैसे चांद प्रेम, वेदना, आध्यात्मिकता का प्रतीक है, ठीक है। सहज और स्वाभाविक थे इनके प्रतीक की योजनाएं, तो प्रतीक कृत्रिम नहीं है, मतलब ये तब तो कृत्रिम नहीं है ना, रथ यात्रा आंसू ये सब तो रियल है ना, क्योंकि प्रकृति और जीवन से लिए गए थे, जो कविताओं को जीवंत बनाते थे। छायावादी प्रभाव भी देखने को मिला है, ठीक है, क्योंकि छायावाद के समय की कवयित्री रही है या लेखक रही है, लेखिका रही है, तो वो तो देखने को मिलेगा ही। नारी दृष्टिकोण भी इनके काव्यों में देखने को मिला है। क्लियर है, समझ गए आप लोग। उसके बाद है सुमित्रानंदन पंत की काव्य के विभिन्न चरणों की व्याख्या की। भाई ये बहुत फेमस लेखक हुए, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लेखन देखे, क्योंकि छायावादी युग में भी इन्होंने लेखन किया, प्रगतिवाद में भी किया, उसके बाद इन्होंने ये क्या कहते हैं प्रयोगवाद में भी किया। क्योंकि इनका जन्म हुआ था 20 मई 1900 कौसानी, और जन्म मृत्यु हुआ 1977, मतलब कि लगभग 77 वर्ष। इसमें लगभग 3 काव्यों के चरण गुजर गए, तो इन्होंने सबको देखा है। सबसे पहला तो इनके स्टार्टिंग में छायावादी चरण, क्योंकि 1900 में लगभग छायावाद स्टार्ट हो गया था, तो इस समय भी इन्होंने लेखन किया, ठीक है। इसमें इन्होंने कई सारी कृतियां रची हैं। सबसे पहले छायावाद की बात करते हैं। अरे भाई क्या हो रहा है, आगे क्यों नहीं जा रहा है ये स्लाइड, ठीक है। हाँ, सुमित्रानंदन पंत की काव्य यात्रा का जो सबसे प्रारंभिक चरण था, वो था आपको 1900 का, जिसमें ये सुकुमार, प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में उभरे। इन्होंने व्यक्तिवाद और कल्पना और सौंदर्य बोध से ओतप्रोत रचनाएं की, और 1907 से 1918 और 1918 से 1930 के मध्य तक, मतलब कुछ-कुछ जगह पर 1916 से 1930 लिखा हुआ है, तो ये डिफरेंस है। तो इनकी काव्य की विशेषताएं क्या थी, व्यक्तिवाद पर आधारित आत्मानुभूति और आत्माभिव्यक्ति की बात इन्होंने अपने काव्यों में की है। प्रकृति के प्रति गहन लगाव भी इन्होंने अपने काव्यों में दिखाया। नारी सौंदर्य और प्रणय भाव में सूक्ष्मता, दिव्यता इन्होंने दिखाई है। भाषा के लाक्षणिक वैचित्र्य को भी इन्होंने दिखाया है। क्लियर है। उसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं उस समय की जो छायावाद की रचनाएं, वो थे उच्छ्वास, वीणा ग्रंथि, पल्लव। उसके बाद ये सर्वश्रेष्ठ रचना है जो यहाँ लिखा गया है, गुंजन, आंसू, आंसू की बालिका। उसके बाद आपको पर्वत प्रदेश में पावस, बादल छाया, ज्योत्सना, उत्तरा, रजत। उसके बाद शिखर, शिल्प, सौवर्ण, अतिमा, वाणी, पल्लविणी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली। उदाहरण भी यहाँ दिया गया है। छोड़ दुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं, लोचन छोड़ अभी से इस जग को। प्रकृति और प्रेम का चित्रण है, ठीक है। कौन तुम रूपसी, कौन व्योम से उतर रही चुपचाप, छिपी निज छाया में छवि आप, सुनहला फैला केश कलाप, मधुर मंथर मृदु मौन, संध्या का मानवीकरण है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये सब जो है इनकी स्टार्टिंग की रचनाएं थी। उसके बाद छायावाद के बाद प्रगतिवाद आ जाता है। ये जो है 1930 के 1940 के दशक तक, कहीं कहीं पर 1922 से 50 तक भी देखने को मिलता है। तो ये वैचारिक परिवर्तन का सूचक है, जहाँ पर छायावादी लोग स्वप्न लोक से हटकर सामाजिक वास्तविकता से जुड़ते हैं। 1936 के बाद लगभग स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो गया था, ठीक है। तो अब छायावाद से लोग प्रगतिवाद की ओर आ गए, और इसमें इनकी विशेषता ये थी कि युगीन वास्तविकता और सामाजिक उत्तरदायित्वता की भावना इनमें देखने को मिलती है। वर्ग विश्लेषण, धनपति, मजदूर, मध्य वर्ग, सबका चित्रण इन्होंने किया। भाषा में सरलता थी, सपाट बयानी थी, और वैचारिक गंभीरता थी। साम्यवाद को मानव मुक्ति का मार्ग बनाया इन्होंने।
और छायावादी पत्थर के बाद बासंती प्रकृति का जो आह्वान इन्होंने किया। ठीक है, मतलब प्रभाव देखते हैं। तो मार्क्सवादी दर्शन और फ्रायड की विचारधारा, महात्मा गांधी का सानिध्य और प्रगति लेखक संघ से जुड़ाव, सामाजिक परिवर्तन की लहर, मतलब इनके काव्य में ये सब देखने को मिलता है। मार्क्सवादी विचारधारा का भी प्रभाव है, फ्रायड की विचारधारा भी देखने को मिलती है, उसके साथ साथ महात्मा गांधी के सानिध्य भी हमें इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है। और अंतिम आता है आध्यात्मिक नव मानवतावादी चरण या अरविंद दर्शन आधारित चरण। तो यह सबसे परिपक्व चरण था इनका। ठीक है, और इसमें जो है ये लगभग 1940 से 77, कहीं कहीं 1934 37 से 64 या कहीं कहीं 1941 46 से देखने को मिलता है। ठीक है, और आपको इसकी विशेषता ये थी कि अंतःचेतना पर आधारित नव मानवतावाद, क्योंकि उस समय लगभग भारत देश आजाद हो चुका था, तो इसमें जो है ये सब देखने को मिलता है। जीवात्मा, जगत और ब्रह्म की एकता, वर्तमान संकट से नए आदर्श भविष्य की कल्पना इन्होंने की, छायावाद की सांकेतिकता और प्रगतिवाद की बौद्धिकता का समावेश इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है। प्रमुख रचनाएं थी स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, अतिमा, रजत शिखर, उसके बाद लोकायतन, उसके बाद आपको बूढ़ा चांद, गीत हंस, पतझड़, ये सब देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण यहाँ पर है, मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ, मेरी कल्पना को जिन जिन विचारधाराओं से प्रेरणा मिली है उन सब का समीकरण करने को मैंने चेष्टा की है। ठीक है, तो ये सब जो है ये देखने को मिलता है। और ये थे कौन? तो हमारे सुमित्रानंदन पंत जी, जो लगभग तीनों युगों को इन्होंने जिया। ठीक है, क्लियर है। और ये एक क्वेश्चन रह गया ना, कहाँ चला गया? सुमित्रानंदन पंत का काव्य शिल्प, भाषा और शैली के बारे में बताइए। तो क्या कहते हैं कि पंत जी की काव्य शिल्प की सामान्य विशेषता वही सेम, सब कुछ वही जो आप लोगों को छायावाद में देखने को मिलता है। लाक्षणिक वैचित्र, सांकेतिकता, प्रतीकात्मकता का प्रयोग, वर्णनात्मकता का प्रयोग इनके काव्य भाषा में देखने को मिलता है। भाषा की व्याख्या करें तो ध्वनिमयता देखने को मिलती है, संगीतात्मकता देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद विशेषता की बात करें, शब्दावली, जो लोकल शब्दावली थी, आसान शब्दावली, तत्सम तो था ही, लेकिन इन्होंने मतलब बहुत सारे लोकल शब्दावली का प्रयोग भी किया। ब्रज भाषा शब्द का भी प्रयोग इन्होंने किया, कभी कभी फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, मुहावरे, ये सब का प्रयोग इन्होंने किया। वाक्य रचना भी इनकी बहुत ज्यादा लचीली थी और भावानुकूल थी। व्याकरण नियमों से अधिक काव्य प्रवाह को महत्व दिया गया, मतलब व्याकरण को तोड़ा भी गया। ठीक है, प्रभाव ये था कि संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी सब और बंगाली कवियों से प्रभावित थे। और उसके बाद चरणों में भाषा विकास, अलग अलग चरण में इनकी भाषाओं का अलग अलग तरीके से विकास हुआ। छायावादी चरण में भाषा कोमल, कल्पना में प्रकृति का मानवीकरण स्वरूप इन्होंने दिखाया। ठीक है, उसके बाद प्रगतिवाद चरण में भाषा और ओज की भयानकता थी, जैसे फेनु छव सित सफित फुतकार भयंकर, तो ये बहुत ज्यादा जटिल था। उसके बाद आध्यात्मिक चरण में इन्होंने भाषा सूक्ष्म और दार्शनिक रखी, जहाँ सत्य, प्रेम और चेतना की एकता व्यक्त होती है। ठीक है, उदाहरण यहाँ दिया, आप लोग देख लीजिएगा। शैली जो है इनकी शैली नवीन थी। साहित्य में विशेषताओं की बात करते हैं, आइए। अलंकार और काव्य जो है इसमें इन्होंने उपमा, रूपक, अनुप्रास, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, प्रतीक सबका प्रयोग, भाई छंद में हो और काव्य में, छंद में हो, अलंकार में हो, ये सब में सबका सेम है, लगभग सेम है। संगीतात्मकता थी इनके काव्य शिल्प में, प्रभाव बहुत ज्यादा था। ठीक है, चरणों में शैली का विकास, पहले छायावादी चरण जिसमें कि इन्होंने प्रकृति को माता, शिक्षक या प्रेयसी के रूप में चित्रित किया। उसके बाद प्रगतिवाद चरण में यथार्थवादी और बौद्धिक, जहाँ पुरानी परंपराओं से मुक्ति का आह्वान किया है। आध्यात्मिक चरण की बात करें तो दार्शनिक और समन्वयवादी भावों और मुद्राओं को सजीव चित्रित इन्होंने किया। ठीक है, अब ये सब क्लियर हो गया। अब 26 नंबर प्रश्न है, दिनकर की काव्य दृष्टि के विकास की चर्चा कीजिए। तो 1908 में जन्मे, 1974 में मरे, हिंदी साहित्य के प्रमुख राष्ट्र कवि थे और इनकी बहुत चर्चा होती है और ये लोग, इसके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं और इनके पुस्तकों से संबंधित प्रश्न भी पहले पूछे गए। ठीक है, जैसे उर्वशी इन्होंने लिखी थी, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, बहुत प्रचलित कृति है। 23 सितंबर 1908 को जन्मे और 24 अप्रैल 1974 को मरे। मतलब इन्होंने भी छायावाद का चरण देखा, प्रगतिवाद का चरण देखा और उसके बाद प्रयोगवाद का चरण भी इन्होंने देखा। ठीक है, क्लियर है।
इनका भी यही है, प्रारंभिक चरण में छायावादी प्रभाव देखने को मिलता है, व्यक्तिगत भावुकता देखने को मिलती है। 1920 से 1930 के दशक में प्रकृति का मानवीकरण इन्होंने किया अपने रचनाओं में। भावुकता और ऐतिहासिक घटनाओं का जीवंत चित्रण इन्होंने किया। प्रमुख रचनाएं विजय संदेश, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार। ठीक है, क्लियर है। उसके मध्य चरण में राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी दृष्टि से इन्होंने लेखन किया। विशेषता क्या थी? राष्ट्रीय भावनाओं का ओजस्वी उन्मेष, क्रांति का विद्रोह स्वर, शोषितों के प्रति सहानुभूति और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विनाश की अधीरता। प्रमुख रचना रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, हाँ, और सामधेनी। ठीक है, क्लियर है। और तो उसके बाद परिपक्व चरण जैसे दार्शनिकता और मानवतावादी चरण और आध्यात्मिक समन्वय का चरण। तो इसमें विचार तत्वों की प्रधानता थी। ठीक है, जहाँ आपको भावनाओं के साथ चिंतन की गहनता भी थी, मानवतावाद, विश्व प्रेम वगैरह इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, प्रमुख रचना जैसे उर्वशी, इसकी चर्चा बहुत, रश्मिरथी और उर्वशी, इसकी चर्चा बहुत देखने को मिलती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उसके बाद परशुराम की प्रतीक्षा, भगवान के डाकिए, ये सब देखने को मिलता है। तो दिनकर की काव्य दृष्टि का विकास निरंतर प्रयोग और युगीन आवश्यकताओं से प्रेरित था। तो कुल मिलाकर के ये सारी बातें थी। एक सेकंड देखता हूँ, आगे भी कुछ नहीं, इतने ही थे। उसके बाद मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को दिखा देता हूँ। हालांकि कुछ और भी एक वीडियो और आएगा, शायद 1 या 2 वीडियो, उसमें ये सब कुछ क्लियर होगा। पहले मैं आप लोगों को कुछ PYQs दिखा देता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, ताकि आप लोगों को लगे कि भाई मैंने कुछ ऐसा पढ़ाया है जो आप लोगों को काम आए, ऐसा नहीं कि जो आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, ये हो गया। फिट टू क्या था भाई? विजिबल स्क्रीन, फुल स्क्रीन मोड, फुल स्क्रीन मोड ही करता हूँ। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र के श्रृंगार, ये क्या है भाई? नो असाइनमेंट guru.com फालतू का ये लगा हुआ है। श्रृंगार परक काव्यों के बारे में बताइए। मैंने आप लोगों को बता दिया। मैथिली शरण गुप्त के काव्य के मूल स्वर का विवेचन कीजिए, मैंने आप लोगों को बताया। जयशंकर प्रसाद के काव्य में अंतर्निहित आधुनिकता के बोध का विवेचन कीजिए, ये भी मैंने आप लोगों को बताया। देखिए, आंसर सबका एक ही है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं में प्रयोगशीलता पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद हिंदी नवजागरण के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान की चर्चा कीजिए। फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया। राष्ट्रीय नवजागरण की अभिव्यक्ति मैथिली शरण गुप्त के काव्य में किस रूप में हुई है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। राम की शक्ति पूजा की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ये मैंने आप लोगों को आज की वीडियो सेशन में बताया। जयशंकर प्रसाद की कविताओं में अभिव्यक्त राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना की उद्घाटित कीजिए, चेतना को उद्घाटित कीजिए, ऐसा होना चाहिए। मुक्ति बोध ये वाला नहीं है, इसको चर्चा अभी हम लोग ने इसकी चर्चा नहीं की, अज्ञेय की चर्चा नहीं की, ये सब बाद में है। पर ये जो 5 ऊपर में, इन सब की चर्चा हम लोगों ने की है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जैसे जयशंकर प्रसाद के काव्य की विशेषता बताइए, मैंने आप लोगों को बता दिया जयशंकर प्रसाद के बारे में। और जयशंकर प्रसाद किस समय के कवि थे? तो ये छायावादी कवि थे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को सुमित्रानंदन पंत के काव्य वैभव के बारे में बताइए, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ये भी छायावादी कवि थे, लेकिन इन्होंने छायावाद के साथ साथ प्रगतिवाद, उसके बाद आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं, प्रयोगवाद, ये सब में रहे हैं। ठीक है, उसके बाद महादेवी वर्मा की वेदना में भारतीय स्त्री का दुख बोलता है, इस कथन पर अपना अभिमत प्रकट कीजिए। देखिए, ये थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन है, पर मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया। ठीक है, और अंधेरे में कविता का, ये सब अलग है, ये सब अभी ये सब मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया 5 नंबर से। ठीक है, एक कवि और समाज सुधारक के रूप में भारतेंदु के महत्व पर प्रकाश डालिए, मैंने आप लोगों को बता दिया। प्रसाद की काव्य भाषा की प्रमुख विशेषता मैंने आप लोगों को बता दिया। निराला की काव्य का वैचारिक आधार, ये भी बताया। माधवी वर्मा की प्रणयानुभूति की मुख्य विशेषताओं पर ये भी बताया है। ठीक है, शब्द शैली के रूप में पंत के महत्व की ओर रेखांकित कीजिए। सुमित्रानंदन पंत की बात की जा रही है, ये भी बताया है।
उसके बाद भारतेंदु की कविताओं में नव जागरण और राष्ट्रीय चेतना का समुचित समावेश हुआ है। हाँ, हुआ है। ये भी बताया मैंने आप लोगों को। उर्मिला ने ये वाला, हाँ हाँ, उर्मिला को गुप्त जी ने पुनर्जीवित किया। इस कथन की समीक्षा कीजिए। बिल्कुल सही। उर्मिला के बारे में, लक्ष्मण की पत्नी के बारे में जो चर्चा अभी मैंने आप लोगों से की थी, तो उसमें मैथिली शरण गुप्त जी ने इनको पुनर्जीवित किया था। कामायनी में आधुनिक भावाबोध की अभिव्यक्ति किन रूपों में हुई है, विवेचना कीजिए। कामायनी जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई थी ना, हाँ कामायनी। तो इसकी भी चर्चा मैंने आप लोगों से की है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है ना, अब परीक्षा में अच्छे से लिख करके आ पाएंगे। और जो एक वीडियो सेशन आएगा उसमें मैं बचे कुछ प्रश्नों को करवा दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।